साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल सूर्योदय हिस्ट्री मिरर में। साथियों इस बार हम अध्ययन करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग द्वारा आयोजित एक परीक्षा जो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा थी, विज्ञापन संख्या 47, और इसकी परीक्षा 5 जनवरी 2019 को आयोजित की गई थी। इसके अंतर्गत विभिन्न विषयों से 70 प्रश्न पूछे गए थे, जबकि जीएस के 30 प्रश्न पूछे जाते हैं इसी पेपर के अंतर्गत। तो ये एक पेपर था जिसमें शुरू में 30 प्रश्न जीएस के बाद बाकी 70 प्रश्न विभिन्न सब्जेक्ट्स के रहते थे। तो जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको 70 प्रश्न जो हिस्ट्री के थे यानी कि इतिहास के थे उनका मैंने आपको अध्ययन कराया, और इस वाली वीडियो में आपको जीएस यानी कि सामान्य अध्ययन के 30 प्रश्नों का अध्ययन कराने वाला हूँ कि 5 जनवरी 2019 को जो पेपर हुआ है सम्मिलित रूप से, तो इसमें जीएस के जो 30 प्रश्न हैं उनका आयोग द्वारा क्या अंतिम रूप से उत्तर दिया गया। तो आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो पहला प्रश्न है कि 2018 में कारोबार सुगमता यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सूची में कौन सा भारतीय राज्य सर्वोपरि रहा। तो इसमें जो इसका सही उत्तर है उस दौर में आंध्र प्रदेश रहा, और ये इसका सही आयोग ने भी यही उत्तर इसका बताया था। इसके बाद 2018 के एशियाई खेलों में किसे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया है। इसका सही उत्तर एकाको इक्की था। ये जापानीज स्विमर थी, यानी कि जापानी तैराक थी। इसको जो है सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया एकाको इक्की को। अगला प्रश्न है डेल्टा सेल्फी नामक जो परिवर्तनशील तारा है उसकी खोज किसने की। इसका सही उत्तर है जॉन गुडरिच ने की। अगला प्रश्न है चंद्रयान रोवर मिशन की अवधि क्या थी। तो इसकी जो सही उत्तर है अवधि 14 दिन की थी, यानी कि ये 14 दिन तक जो है चंद्रमा के चारों ओर चक्कर लगाएगा, और अपने 14 दिन जो चंद्रमा के सामने रहेगा, और उसी 14 दिनों में यह तस्वीरें जो है भारत में भेजेगा। अगला प्रश्न है पांचवा प्रश्न इतिहास से जुड़ा है। फ्रीडम इन एग्जाइल एंड ये जो पुस्तक है वो दलाई लामा की है, 14वें दलाई लामा थे, और इनकी ये पुस्तक है फ्रीडम इन एग्जाइल, और ये भारत में जो हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला है उसमें जीवन यापन कर रहे हैं। तिब्बत में जो चीनी कब्जा होने के बाद दलाई लामाओं को वहाँ पर चीनी सरकार द्वारा प्रशासन पसंद नहीं आया, और ये इस समय एक देश निकाले के तौर पर इनको किया गया। हालांकि ये खुद ही वहाँ से चले आए तिब्बत से, और ये आज भारत की शरण में है। इसके बाद बच्चों को पढ़ाने लिखाने की जो कला है उसको कला या जो विज्ञान है इसको क्या बोलते हैं। तो इसका बिल्कुल सामान्य सा उत्तर है पेडोगॉगी, यानी कि पेडोगॉगी आप देखते हैं यूपी टेट सी टेट के जो एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें पेडोगॉगी भी एक जो है पार्ट के तौर पर होता है। तो ये वही प्रश्न है। इसके बाद प्राथमिक समंकों यानी कि जो प्राइमरी डेटा, यानी समंक नहीं समझ में आ रहा है तो आप अंग्रेजी देखिए। प्राइमरी डेटा के अंतर्गत क्या नहीं आती है। तो इसका सही उत्तर है पुस्तकें नहीं आती हैं, क्योंकि जो पुस्तकें होती हैं विभिन्न लोगों द्वारा कहीं ना कहीं से किसी डेटा से ही पढ़कर लिखी जाती हैं, तो ये सेकेंडरी डेटा माना जाता है पुस्तकें। बाद बाकी ये सभी प्राइमरी रहता है, यानी कि ये सीधे सीधे लोग व्यक्तियों से मिलकर या किसी घटना स्थल पर जाकर स्वयं एकत्र करते, जबकि पुस्तकें विभिन्न इन्हीं चीज़ों से ही मिलकर पुस्तकें लिखी जाती है, तो पुस्तकें सेकेंडरी डेटा में काउंट की जाती हैं। अगला प्रश्न है आठवां नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क ये जारी किया जाता है एनआईआरएफ जो है मानव संसाधन और विकास मंत्रालय द्वारा, यानी कि एचआरडी मिनिस्ट्री द्वारा। इसके बाद है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ। तो 1956 है। ये आयोग बना था 53 में, जबकि इसको अधिनियमित किया गया यानी कि वैधानिक दर्जा 56 में दिया गया था। इसके बाद है कौन सांख्यिकीय विश्लेषण हेतु एक उपकरण है। इसका सही उत्तर है मस्टलैब, यानी MATLAB मैटलैब करके एक जो उत्तर है, तो इसका ये सही उत्तर था। इसके बाद एक वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट पर विचरण करने को कहते हैं, इसको ब्राउजिंग कहते हैं, यानी कि हम जो नेट सर्फिंग करते हैं वही इसमें पूछा गया है क्या बोलते हैं। इसके बाद अगला है 12वां प्रश्न कि कौन एक सर्च इंजन नहीं, यानी कि
आप सर्च नहीं कर सकते, जिसको ओपन करने के बाद चीज़ें सर्च करते हैं, यानी कि बिंग, याहू, गूगल पर तो हम कर सकते हैं, लेकिन विंडोज़ पर नहीं कर सकते, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, यानी कंप्यूटर चलाने के लिए जो नियम कानून हैं, जो तरीके हैं, वो इसके अंतर्गत बताए जाते हैं। तो ये वो है विंडोज़। अगला है इंटरनेट शब्दावली, आईपी। इसकी जो फुल फॉर्म है इंटरनेट प्रोटोकॉल है, यानी कि इंटरनेट को किसी व्यक्ति को चलाने के लिए क्या प्रोटोकॉल्स हैं, क्या तरीके हैं, तो उसको इसका फुल फॉर्म है आईपी। इसके बाद है, ये काफ़ी कठिन प्रश्न माना गया उस समय, क्योंकि इसका जो स्वरूप है काफ़ी कठिन दिखाया गया, लेकिन इसकी ट्रिक भी है। ईमेल एड्रेस का सही रूप कौन सा है, यानी कि कैसे इसमें कैसे पता करेंगे कि ईमेल एड्रेस इनमें से कोई सी रूप में लिखा गया है। तो देखिए www. तो ये वेबसाइट होती है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। डबल एट द रेट कभी आता नहीं है। अब उसके बाद ये दो बचते हैं, ये नेम वेबसाइट। अब ईमेल एड्रेस में आप जानते हैं @ अवश्य आता है। तो अब आप यहाँ देखिए, तो एक ये बचा, तो लास्ट में यही उत्तर रह जाता है। अगर आप किसी का नाम है तो जैसे rohan@gmail.com, तो जीमेल वेबसाइट हो गया, कॉम हो गया, और इन्फो यानी कि इन्फो में जैसे कोई इन्फॉर्मेशन, जैसे कि आप ORG देना चाहते हैं, या कॉम यानी कॉमर्शियली देना चाहते हैं, तो वो चीज़ इसमें हो जाती है, यानी कि rohan@gmail या याहू, जो भी आप जिस वेबसाइट पर से आप जो है इसको बनाते हैं, .com। इन्फो यानी कि इन्फो के अंतर्गत ORG लिखना चाहते हैं, कॉम लिखना चाहते हैं, गॉव लिखना चाहते हैं, तो वो सारा आप इसमें कर सकते हैं, यानी कि ये बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, एक कंप्यूटर डिस्क यानी कि सीडी में कंप्यूटर का कितना डेटा भंडारित होता है। तो इसका बड़ा सामान्य सा उत्तर है 680 मेगाबाइट, इसका जो सही उत्तर रहा। और 680, 650 से 700 के बीच में एक MB की एक सीडी हुआ करती है। इसका तो पर्यावरण का अर्थ क्या है, पर्यावरण के अर्थ के लिए जो इसका जो है जल, वायु, भूमि, वनस्पतियों का जो अंतर संबंध है, इसको पर्यावरण बोलते हैं। आयोग ने इसको सही माना। हालांकि प्राकृतिक परिवेश भी पर्यावरण के अंतर्गत आता है, लेकिन यह ज़्यादा सटीक इसकी परिभाषा थी। इसके बाद है अगला कि संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा वन्य पशुओं और पक्षियों को किस सूची में रखा गया, तो समवर्ती सूची में इसको रखा गया है। यानी कि वन्य जो जीव जंतु हैं उन पर केंद्र सरकार भी नियम बना सकती है, राज्य सरकार भी नियम बना सकती है, लेकिन अगर दोनों नियम बना देते हैं और अगर कोई अंतर्विरोध उत्पन्न होता है, तो वहाँ केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया नियम मान्य होगा। ये समवर्ती सूची में रखे जाने का मतलब होता है। इसके बाद है अगला प्रश्न, 18वां प्रश्न, गायों को विधिक संरक्षक घोषित किया है किस प्रदेश के उच्च न्यायालय ने, तो वह उत्तराखंड। वहाँ पर जो है गायों का अच्छा खासा जो प्रभाव है, और सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, तो इसी वजह से वो जो हाई कोर्ट है वहाँ के ने गायों को विधिक संरक्षक घोषित किया है। इसके बाद विश्व पर्यावरण दिवस 2018 की थीम क्या थी, तो बीट प्लास्टिक पोल्यूशन, यानी कि जो समुद्र में जो प्लास्टिक पोल्यूशन है, यानी कि जो कचरा, प्लास्टिक कचरा पड़ा हुआ है, उसको हटाने की, मिटाने के लिए जो बात की गई थी इस थीम के अंतर्गत। अगला है 20वां प्रश्न, 2018 में NGT यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के चेयरमैन कौन है, तो न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल इनको अभी ये बनाया गया। इनसे पहले स्वतंत्र कुमार जी थे, उन्होंने काफ़ी अच्छे से इसका संचालन किया, और अब इसके बाद जो है आदर्श कुमार गोयल रहे। उसके बाद शिव समुद्रम प्रपात जो है किस नदी पर, सामान्य से ज्योग्राफी का प्रश्न है, कावेरी नदी पर है। ये जो है शिव समुद्रम जलप्रपात है वो कर्नाटक में पड़ेगा। इसके बाद सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, ये इसके लिए शनि उत्तर है। तो बुध बहुत छोटा है, अरुण भी है, और चंद्रमा तो ग्रह है नहीं, उपग्रह है। तो शनि से बचना, शनि का जो है जो एक गोल भी रहता है और चारों उसके छल्ले भी होते हैं। इसके बाद 1905 में बंगाल विभाजन हेतु उत्तरदायी कौन था, तो बंगाल विभाजन जो हुआ था वो लॉर्ड कर्जन के काल में हुआ था। इसका जो इतिहास के छात्र हैं बिल्कुल आसानी से उत्तर दे देंगे कि कर्जन ने ही बंगाल विभाजन किया था। सांप्रदायिक मतभेद भारतीयों में डालने के लिए उसने ये देखा कि हिंदू मुस्लिम परस्पर एकता के साथ रह रहे हैं, अतः बंगाल विभाजित करके, यानी कि पूरा बंगाल है उसको काट के आधा करके, यानी कि जो आज का बांग्लादेश है उससे अलग करें और इसको अलग करें, और जो हमारी ओर का जो आज जो पश्चिम बंगाल है उसमें हिंदू रहते थे, इस साइड में मुसलमान रहते थे, तो वो इनको विभाजित करके अलग अलग करना चाहता था, लेकिन उसकी योजना अंततः सफल ना हो सकी।
इसके बाद बौद्ध शिक्षा प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण माध्यम था, यानी कि जो पढ़ाई होती थी वो उसमें पाली लैंग्वेज का प्रयोग होता था और जो ग्रंथ हैं ज़्यादातर पाली में ही लिखे गए हैं। इसके बाद राजा राम मोहन राय ने अपनी पुस्तक एकेश्वरवादियों को उपहार किस भाषा में लिखी। जो गिफ्ट टू मोनोथीस्ट इंग्लिश में भी इसको पढ़ा होगा, हिंदी में भी देखते हैं तो ऐसा लगता है कि अंग्रेजी में या हिंदी में है, लेकिन एक्चुअल में ये जो मूलतः लिखी गई थी वो फारसी में लिखी गई थी। तो इसमें काफ़ी छात्र इसमें कन्फ्यूज रहते हैं, क्योंकि यहाँ एकेश्वरवादी हिंदी में देख लेते हैं तो हिंदी बोलने लगते हैं, या गिफ्ट टू मोनोथीस्ट पढ़ लेते हैं तो सोचते हैं अंग्रेजी में लिखी है। ऐसा नहीं है, ये मूलतः जो लिखी थी उन्होंने वो फारसी में लिखी थी, इसका बाद में हिंदी में अंग्रेजी में अनुवाद होते रहते हैं उन नामों से। इसके बाद अगला है बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे है। काफ़ी आने वाला प्रश्न पॉलिटिकल का, तो बल पंचायती राज से है। बलवंत राय मेहता ने ये त्रिस्तरीय पंचायती राज समितियों की जो है सिफारिश की थी, यानी कि जिला स्तर पर होना चाहिए, ब्लॉक स्तर पर और ग्राम पंचायत स्तर पर, जो कि आज भारत में मान्य है। इसके बाद 2011 की जनगणना के अनुसार दूसरा सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है। तो राज्य पश्चिम बंगाल है, पहले पर बिहार है, जबकि पूछा दूसरा गया है आपसे, तो ध्यान दीजिए जैसे पश्चिम बंगाल इसका सही उत्तर होगा, पहले नंबर पर बिहार आता है। इसके बाद राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। तो ये सीधा सा प्रश्न है, उत्तर है इसका 12 मनोनीत किए जाते हैं। वो कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा, इन सभी क्षेत्रों से संबंधित हो सकते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड जो योजना है वो 1998 की है। ये भी जो है इकोनॉमिक्स का काफ़ी सामान्य सा प्रश्न है जो किसानों के लिए चलाई गई। उसका लास्ट प्रश्न है इस पोर्शन का, यानी कि सामान्य अध्ययन के पोर्शन का आखिरी प्रश्न है कि 30वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ की कार्यकारी शक्तियाँ कौन धारण करता है। यानी कि संघ की जो शक्तियाँ हैं वो सब राष्ट्रपति में होती हैं और राष्ट्रपति ही साइन करता है, वही एक स्टाम्प अथॉरिटी होता है और बाद बाकी काम सारे प्रधानमंत्री करता है। वास्तविक अगर कार्यपालिका प्रमुख पूछे तो ये है, अन्यथा जो भी काम होते हैं वो राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं, प्रधानमंत्री या उसकी मंत्रिपरिषद द्वारा। तो इसका सही उत्तर है राष्ट्रपति। तो साथियों, मैंने आपको सामान्य अध्ययन के जो 30 प्रश्न हैं उनके सही और सटीक उत्तर मैंने आपको बताए, जो कि आयोग द्वारा जारी उत्तर कुंजी से बिल्कुल सही रूप से समामिलित हैं। और मैं आपको बता दूं, मेरा इस प्रश्न पत्र को आपके समक्ष देने का उद्देश्य यह था कि आप यह जान लें कि इस 30 प्रश्न ये कहाँ कहाँ से आते हैं। यानी कि आपने देखा करंट अफेयर से आते हैं, हिस्ट्री से भी थे, ज्योग्राफी से भी थे, पॉलिटी से भी थे, इकोनॉमिक्स से भी थे और कंप्यूटर से भी थे। तो आप ये देख लीजिए इन क्षेत्रों से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते, इन्वायरमेंट से भी थे। तो इन क्षेत्रों से प्रश्न पूछे गए। मेरा आप को जो इस पेपर को सॉल्व करने का उद्देश्य यही है कि आप ये जान जाएं कि किन क्षेत्रों से इस वाले 30 प्रश्नों के पोर्शन में कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, ताकि आपको आगे जो परीक्षाएं आ रही हैं उनमें दिक्कत नहीं होगी कि आपको कहीं अलग से या किसी अलग पोर्शन को तो नहीं पढ़ने, कहीं ऐसा तो नहीं फिजिक्स केमिस्ट्री जूलॉजी बॉटनी साइंस टेक ये सारा पढ़ते जा रहे हो, तो वो सब ठीक नहीं है। ताकि सटीक पढ़िए, सही पढ़िए। साइंस टेक का हो सकता है प्रश्न एक आध और हो उसमें, और यह आ सकता है क्योंकि ये ज़्यादा ट्रेंडिंग रहता है, और चूँकि इसके प्रश्न ज़्यादातर करंट अफेयर्स से जुड़कर ही आ जाते हैं तो लगता है कि हाँ साइंस टेक आया हुआ है, हालांकि करंट अफेयर्स की वो सीमा में ही होता है। तो साथियों, आपको ये वीडियो कैसे लगी मुझे अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।